सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आने वाले हैं इस साल 2020 और 21। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमसे पूछा है, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। बहुत ही आसान सा सवाल है। ये हमसे पूछा है कि आप अगर आयरन सल्फेट को हीट करोगे, आयरन सल्फेट जो होता है आपका FeSO4, अगर इसको आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा आयरन ऑक्साइड, उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। बहुत ही आसान सा सवाल था, तो पहले ही बॉल में हमने एक छक्का लगा दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, राइट द केमिकल नेम and chemical formula of the salt used to remove permanent hardness of water। ये जो लाइन है permanent hardness of water, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझो, क्या है इसका मतलब। थोड़ा ध्यान से देखो, जो वाटर होता है ये दो तरह का होता है। एक है सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जिसमें ज़्यादा झाग बनेगा, ठीक है। और हार्ड वाटर में झाग नहीं बनता है, दैट इज़ हार्ड वाटर। ऐसा क्यों होता है? देखो, जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम के या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। वो क्लोराइड फॉर्म में हो सकते हैं या फिर सल्फेट के फॉर्म में हो सकते हैं। जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में आपका कैल्शियम का सॉल्ट या फिर मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, जो कि क्लोराइड के फॉर्म में या फिर सल्फेट के फॉर्म में पाया जाता है, और जिससे वाटर आपका हार्ड होता है। अब ये हार्डनेस को हम कैसे दूर करेंगे? हार्डनेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम क्या करते हैं, उस पर जो वॉशिंग सोडा होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर आप पानी में वॉशिंग सोडा, जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेक्काहाइड्रेट, अगर इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो जो हार्डनेस है, ये हार्डनेस जो है वो हार्डनेस दूर हो सकता है। और जो आपका वाटर है बच्चों, ये आपका वाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे ज़्यादा झाग बनेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ध्यान से थोड़ा सा। Which of the following is not observed in a homologous series? होमोलोगस सीरीज में इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगी? होमोलोगस सीरीज में वो कौन सी चीज़ है जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, ये हमसे पूछा है। लेकिन ये सवाल करने से पहले हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना कि होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है। देखो, हाइड्रोकार्बन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, जैसे मीथेन हो गया CH4, इथेन हो गया C2H6, प्रोपेन हो गया C3H8, ठीक है। और ये जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 14U या फिर CH2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? वही 14U या फिर CH2 का डिफरेंस है।
तो इसीलिए हम उसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे आपका मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सब होमोलोगस सीरीज में है। तो ये होता है होमोलोगस सीरीज। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। तो ये पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है हमसे, नॉट ऑब्जर्व्ड इन ए होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज में हमको फंक्शनल ग्रुप सेम मिलेगा। अब जैसे कि मीथेन है, इसका सफिक्स एन है, इथेन में भी एन है, प्रोपेन में भी एन है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो सफिक्स है वो सेम है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। उसके बाद ग्रेडेशन, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको चेंजेस मिलेंगे। मीथेन का प्रॉपर्टी इथेन से अलग है, इथेन प्रोपेन से, प्रोपेन ब्यूटेन से, तो आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आएंगे। डिफरेंस इन CH2, अभी हमने देखा ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, CH2 है। तो आपके जो तीन ऑप्शन B, C, D, ये तीन ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, जो पहला ऑप्शन दिया है केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस, ये हट जाएगा, ये गलत है। होमोलोगस सीरीज में आपको केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। बहुत ही बढ़िया सा सवाल दिया है, एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में पूछा है आपको व्हाई डज सन अपीयर व्हाइट एट नून। जो सूरज होता है ये सूरज हमको दोपहर में व्हाइट क्यों दिखता है। देखो हमें सनलाइट से कितने कलर्स आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हमें सनलाइट से ये 7 रंग आते हैं। जब ये सातों रंग मिल जाते हैं एक साथ तो हमें वाइट कलर मिलता है। तो ये है इसका आसान सा जवाब है। लेकिन दोपहर में ही क्यों, दोपहर में हमको वाइट क्यों दिखता है? क्योंकि बच्चों जो नून का समय होता है, नून के समय में सारे कलर जो हैं एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलने के बाद ये वाइट रंग देते हैं। सनराइज में और सनसेट में जो सन का जो कलर है वो लाल हो जाता है, क्योंकि सनसेट और सनराइज के टाइम में क्या होता है, सारे कलर्स स्कैटर कर जाते हैं। सारे कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब स्कैटर कर जाते हैं। और जो रेड है ये स्कैटर नहीं होता, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है ये बहुत ही हाई होता है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम में ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर स्कैटर नहीं हो पाता, जिसके चलते हमें सनराइज और सनसेट के टाइम में सन का कलर रेड दिखता है। लेकिन दोपहर में सारे कलर्स एक साथ स्कैटर हो जाते हैं, जिससे सारे रंग मिलके आपको वाइट कलर देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बोथ ए स्फेरिकल मिरर and a thin spherical lens have a focal length of -15 centimeter. What type of mirror and lens are these? बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन में दिया है आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है और आपके पास एक स्फेरिकल लेंस भी है। तो दोनों का जो फोकल लेंथ है -15 है। तो वो कौन सा मिरर है और कौन सा लेंस है? देखो अब ये एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है।
और कार्टेशियन साइन सिस्टम के हिसाब से अब हमारा जो फोकल लेंथ है वो एक्स डैश एक्सिस पे लाई करेगा। तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिरर की बात हो रही है वो मिरर हमारा कॉनकेव हो गया। बात क्लियर है? चलिए लेंस को देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लेंस बनाया। ये एक कॉनकेव लेंस है बच्चों, और कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है। और आप ये बात जानते हो, जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो इमेज बनेगा वो लेंस के लेफ्ट साइड पे बनेगा, यहाँ पे। तो इसका मतलब फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होगा, एक्स डैश एक्सिस के ऊपर, और एक्स डैश एक्सिस के ऊपर फोकल लेंथ लाई करेगा। तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगा। तो ये सवाल के अनुसार यहाँ पे जो मिरर की बात हो रही है वो मिरर हो गया आपका कॉनकेव मिरर, और जो लेंस है ये लेंस भी हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये और वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेम द पार्ट ऑफ ए लेंस थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट passes without suffering any deviation। इसका मतलब ये है बच्चों, आपको कोई लेंस दिया है, वो कॉनकेव हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ठीक है, सो ये है वो लेंस। अब ये पूछा है कि लेंस की वो कौन सा पार्ट है जिससे लाइट पास करेगा तो डेविएट नहीं होगा, और आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास करेगा तो लाइट बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगा। बात एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी किसी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इन द अरेंजमेंट shown in figure there are two coils wound on a non-conducting cylindrical rod. Initially the key is not inserted in the circuit. Later the key is inserted and then removed shortly after. What are the two observations that can be noted from the galvanometer reading? देखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। ये हमें पूछा है कि यहाँ पे दो कॉयल दिया है, कॉयल 1 जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉयल, और यहाँ पे कॉयल 2 जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉयल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैटरी लगा है और यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगा, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर। जब क्या होगा, जब ये स्विच को ऑन किया जाएगा, ऑन करने से क्या होगा, ये जो प्राइमरी कॉयल है इसमें क्या होगा, प्राइमरी कॉयल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। जब प्राइमरी कॉयल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और आप ये साफ देख सकते हो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉयल से भी पास कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के लॉ के हिसाब से जब कोई सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा बढ़ती है या फिर घटती है तो वो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेकेंडरी कॉयल है, सेकेंडरी कॉयल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट आपको दिखेगा। तो जिसके चलते
यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी, ये गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्ट करेगा। बात सही है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए ऐसा है, और ये एक पेपर है मेरे पास, एक पेपर है, ठीक है, ये कोई पेपर है मेरे पास। पेपर को थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, बस ये कोई पेपर है मेरे पास, और ये जो एरो मैंने बनाया, ये एरो जो मैंने बनाया, ये है आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आरो का डायरेक्शन आप देखो, आरो का जो पॉइंट आप देख सकते हो, ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ। मान लीजिए जो करंट है, करंट का डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ होगा, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, ऐसे। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अगर मान लीजिए जो करंट की जो डायरेक्शन है ये ऐसे ऊपर की तरफ होती, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता वो होता एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये है करंट का डायरेक्शन और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी किसी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़िए। ये दिया है, टू अनइक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये कोई कनेक्शन है और ये बैटरी मैंने लगा दिया। ये पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हैं दो रजिस्टर, एक है ये रजिस्टर और दूसरा ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आपको ये सर्किट में कितना करंट है और कितना रेजिस्टेंस है, आपको नहीं दिया गया। मतलब जो करंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी I और रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा R। तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। अब ये दोनों रजिस्टर का जो एंड है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? बहुत ही सिंपल सा सवाल है बच्चों, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? क्यों जो पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड में सेम होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाएगा। बहुत लड्डू वाला सवाल था, एकदम लड्डू। ठीक है, बुरे आदतों को छोड़ो तो भी कुछ अच्छा हो सकता है। व्हाट इज दिस? पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, जो और वाला क्वेश्चन है, अब इसको देखेंगे हम। देखो, सम वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज, मूव ए चार्ज Q फ्रॉम ए पॉइंट टू ए पॉइंट A। मान लो कि आपके पास Q कूलम चार्ज है, आपको A पॉइंट से यहाँ इसी पॉइंट तो लाना होगा। ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट आज गिवन एज V। ये दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। तो व्हाट इज द वर्क डन? तो यहाँ पे आप कितना काम करोगे? अरे भाई, हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है और हमें Q चार्ज को लेना है A से B तक।
तो हम काम कितना करेंगे, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, इतना तो काम हम करेंगे ना। बस सिंपल सा सवाल था, थोड़ा सा लॉजिक आप लगाओगे तो आंसर चुटकी में आपके हाथ में होगा और नंबर आपके पॉकेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया है वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वाल्व्स, जस्टिफाई। देखो बच्चों, जो ब्लड वेसल होता है ना, ये दो तरह का होता है, एक है वेन और दूसरा आर्टरी। ठीक है, एक है वेन और दूसरा है आर्टरी। जो वेन होता है ये बहुत ही पतला होता है, लेकिन आर्टरी बहुत ही मोटा होता है, आर्टरी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वेन में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करता है और वेन में जो ब्लड प्रेशर होता है ये बहुत ही कम होता है, तो जिसके चलते वेन का वाल बहुत ही पतला होता है। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो वाल फट जाएगा, तो ब्लड प्रेशर कम है तो वाल की फटने की कोई चांस ही नहीं है, तो जिसके चलते जो वाल है ये बहुत ही पतला होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो दूसरा सवाल दिया है उसका आंसर क्या होगा, ये भाल्व। देखो भाल्व क्या होता है, भाल्व एक ऐसा डिवाइस होता है, ये कंट्रोल करता है कोई चीज़ के फ्लो को, ये किसी भी चीज़ के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो वेन है, वेन कंट्रोल करता है ब्लड को, वेन में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ये रिवर्स ना आए, ये हमारे बॉडी से बाहर निकले, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ना करे, इसीलिए इसकी फ्लो को ये कंट्रोल करता है, जिसके चलते आपको भाल्व में या फिर भाल्व आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे आपको भाल्व देखने को मिलेगा? वेन में, आर्टरी में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा था पहला 10 सवाल और आगे का 10 क्वेश्चंस हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।